डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की वीडियो देख करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है नमक का दरोगा, पाठ का वीडियो नंबर 3। जैसा कि आपने पीछे बताया गया है कि किस प्रकार से मुंशी वंशीधर ने पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के जब उन्हें अदालत में पेश करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार लोगों में हड़बड़ाहट देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आगे का भाग। देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि यह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वात्सलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने में निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी उनकी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा कुछ दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह भी फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आया। कार्यपरायण का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और बस वही सूखी तनख्वाह। हम भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले।
घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी ही समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, यानी कि बेकार गया। इससे थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था पर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। हरे गुलाबी पर्दे, पंछी बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रख साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत प्रणाम किया। प्यारे बच्चों, आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।